वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इजी नर्सिंग ए लर्निंग। और आज आप देखेंगे एपिडेमियोलॉजिक ट्रेड। तो ये इससे रिलेटेड मैंने एक पहले वीडियो ली है जिसमें एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताई है, उसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी को भी बताया है। तो आपने अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आज इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, तो डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट करें। और आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिक ट्रेड। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड क्या होता है उसको समझने के लिए आपको बेसिक पहले जानना ज़रूरी है, इसलिए मेरी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये एपिडेमियोलॉजी ट्रेड मतलब कोई भी महामारी होती है। एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी, कोई भी महामारी होती है तो फैलती कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है, या कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में या हमारे सराउंडिंग में कोई इलनेस कॉज करता है, या डिसेबिलिटी होती है किसी को, या फिर डिसीज़ होती है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, हमारे इस ट्रेड को समझना होगा। तो इस ट्रेड में मेनली क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ होती हैं। ये होता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे कि समझ में आ रहा होगा, एजेंट मतलब वह चीज़ जो कि इलनेस कॉज करती है, डायरेक्टली इलनेस कॉज करती है, वो कहलाती है एजेंट। जो हमारे शरीर में जाके या शरीर के बाहर से हमको इफेक्ट कर सकती है, हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकती है, बॉडी को कर सकती है, उसे कहते हैं एजेंट। होस्ट जहाँ पर जा करके, जिसके अंदर प्रवेश करके हमारी बॉडी है, जिसके अंदर जा करके वो इफेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ वो अपनी ग्रोथ करेगी और उस व्यक्ति को पर्टिकुलर व्यक्ति भी इफेक्टेड हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये वैसा भी हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी भी इफेक्टेड हो। तो इसमें क्या होता है कि जो अब नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट। एजेंट को होस्ट से मिलने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पर वो ग्रोथ कर सकता है, जो हम पर वो रुक सकता है, और एक तरीके का ये मैसेंजर होता है जो एजेंट को होस्ट से मिलवाने के लिए हेल्प करता है। मतलब एजेंट को अगर होस्ट तक जाना है तो उसको लिए पर्टिकुलर उसके पास क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट। जैसे कि अभी कोविड में ही एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि कोविड में जो कोरोना वायरस था वो एजेंट था, होस्ट हम ह्यूमन बींग्स थे, और इन्वायरमेंट क्या था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब एयर, जिससे वो फैल रहा था, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो ये फैल नहीं सकता है। मतलब विदाउट इन्वायरमेंट एजेंट होस्ट तक नहीं पहुंच सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एजेंट्स होते कौन कौन से हैं, मतलब किस प्रकार के एजेंट होते हैं जो शरीर में जा करके इफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है बायोलॉजिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस कुछ भी हो सकते हैं, जो बॉडी में जा करके इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फिजिकल में होता है जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना, बहुत कम होना तो भी इफेक्ट करेगा। कुछ रेडिएशन का अगर एक्सपोजर होगा, बहुत ज़्यादा रेडिएशन लेते हैं तो उससे भी इफेक्ट आ जाता है बॉडी में, या इलनेस कॉज हो जाती है। और साथ साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी क्या होगा, इलनेस होगी। फिर नेक्स्ट होता है केमिकल। तो केमिकल में जैसे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल अवेलेबल है, जैसे कि जिसको हम एंड्रोजेनस कहते हैं, जैसे सीरम बिलिरुबिन हो गया, यूरिया हो गया, कीटोन्स हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी में क्या होता है, अगर इनका अप्स एंड डाउन होगा तो प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि सीरम बिलिरुबिन अगर ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, जॉइंटिस कॉज कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा पॉइजन, टोबैको, मेडिकेशन, ड्रग्स, ये सारे एक्स्ट्रोजेनस एजेंट कहलाते हैं, केमिकल एजेंट कहलाते हैं, जो कि बॉडी में जाके इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है कि हमारे सराउंडिंग में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, हमारी डाइट कैसी है। जैसे कि आप यहाँ से आप यहाँ से अगर फॉरेन चले जाएंगे तो उनका न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग होगा, इंडिया के वालों का न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। फिर एलर्जेंस, जिसमें डस्ट फ्यूम्स आते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को जा कर के क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जिनको जनरली क्या होता है, कोल माइन का एरिया रहता है तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर की जो डस्ट है, फ्यूम्स है, वो उस प्रकार से उनको इफेक्ट करती है। तो ये हो जाते हैं एलर्जेंस। फिर होता है न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है कि हम अगर इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर ओवर न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे कि फैट ज़्यादा लेंगे तो डायबिटिक मेलाइटस हो जाएगा,
और ओबेसिटी होती है, कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाती है। और अगर कम लेती हैं, जैसे कि प्रोटीन अगर आपने कम लिया तो क्या हो जाता है, पीएम, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन वगैरह होने लग जाता है। और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इफेक्ट करता है, जैसे स्ट्रेस और उसके बाद सेपरेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर डिप्रेशन में कोई प्रोलॉन्ग टर्म से है तो ऐसा हो सकता है कि वो खाना पीना ही कम कर दे, तो डेफिनेटली उसके अंदर इलनेस भी कॉज होगा। तो ये एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जा करके इलनेस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। फिर अब हम जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जिसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट, अब हम होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट मतलब पर्सन वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी हो सकता है जिसमें जा कर के इन्फेक्शन कॉज होगा, या इलनेस वाला जो पर्सन होगा जिसके अंदर इलनेस प्रेजेंट होगी, तो वो दूसरे को कॉज भी कर सकता है। और उसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो होस्ट में क्या होता है कि जो होस्ट में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब उसके शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, मतलब कि हर किसी का इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्ड करता है, या इम्यून सिस्टम सबका अलग अलग होता है। कई लोगों के में जेनेटिकली भी क्या होता है, कई प्रकार की समस्या होती है, जैसे आजकल कॉमन हो गया हाइपरटेंशन या डायबिटीज़। और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ अगर किसी को होता है तो डेफिनेटली उसको बाकी जो इलनेस है वो जल्दी इफेक्ट करती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि अभी केस में कोविड में हो रहा था, आपने देखा था कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वालों को कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, या जल्दी उनको इफेक्ट हो रहा था, या जल्दी उनको समस्या उनकी ब्रीथिंग की बढ़ रही थी। तो इम्यून सिस्टम सबका अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो भी एक तरीके का फैक्टर है जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। फिर है जेनेटिक एंडोवमेंट। तो जेनेटिक फैक्टर ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे कि जेनेटिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो जेनेटिकली एक से दूसरे में जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि उसको ऑलरेडी एनीमिया रहता है तो सेवरल प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर इम्यूनोलॉजिक स्टेट, इम्यून सिस्टम उसका डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक में, जीन में कोई प्रॉब्लम रहा है कि नहीं, या फिर बाय बर्थ या बर्थ के बाद कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर इम्यून सिस्टम लो होगा तो डेफिनेटली उसको जल्दी जल्दी इलनेस होगी। फिर है पर्सनल लाइफ, जैसे कि लाइफ स्टाइल। आजकल का लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, या फिर टोबैको लेते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो भी क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो सबको अलग अलग तरीके से इलनेस एजेंट जो है इलनेस कॉज करेगा, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में एज, जेंडर, सोशियोनॉमिकल स्टेटस आ जाता है। एज कैसे आता है, जैसे कि बच्चों में आप देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में नहीं होगा। और डायबिटिक मेलाइटिस एडल्ट्स में ज़्यादा दिखाई देंगी, बच्चों में नहीं दिखाई देंगी। फिर जेंडर में जैसे फीमेल्स में देखेंगे तो एनीमिया बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, बट मेल में उतना कॉमन नहीं होता है। और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा डाइट का पैटर्न है, हमारा सोशल स्टेटस है, हमारी लाइफ स्टाइल है, सभी को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जिसका जैसा लाइफ स्टाइल, जिसकी जैसी सराउंडिंग्स, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में देखेंगे कि इन्वायरमेंट किस तरीके से एजेंट को होस्ट से मिलने में हेल्प करता है, या एजेंट और होस्ट के बीच में ये पैसेंजर का काम कैसे करता है। तो इन्वायरमेंट में भी जो फिजिकल कंडीशन, जैसे कि क्लाइमेट, जैसे रेनी सीजन आप देखेंगे तो रेनी सीजन में जो है ना मॉस्किटो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और उसी समय में मलेरिया बहुत ज़्यादा होने की संभावना, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंट रेनी सीजन। और साथ ही साथ डायरिया, वॉमिटिंग के केसेस भी उसी समय बढ़ जाते हैं। जैसे ही कोल्ड का सीज़न आता है, मतलब ठंड का सीज़न आता है, तो उस समय भी जो है ना कोल्ड और कफ के केसेस बढ़ जाते हैं। उस समय वायरल फीवर वायरसेस बढ़ते हैं। मतलब क्लाइमेट भी हमारा जो है वो एजेंट को होस्ट से मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ, जो होस्ट की, जो एजेंट की ग्रोथ है, उसको ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट एक हेल्पफुल फैक्टर होता है। फिर
बायोलॉजिकल फैक्टर में जो कि इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट जो है ना ट्रांसमिट करते हैं एजेंट को, जैसे कि हंटा वायरस वहीं पर होगा जहाँ पर रैट्स अवेलेबल हैं, रेबीज वहीं पर होगा जहाँ पर डॉग्स अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं। कॉमनली मलेरिया आप ही देख लीजिए, जहाँ पर मॉस्किटोज होगा वहीं पर ही मलेरिया स्प्रेड होगा, और साथ साथ फाइलेरिया के केसेस भी बढ़ सकते हैं। आजकल चिकनगुनिया भी कॉमन हो गया है, जो ये केसेस दिखाई देते हैं वो वहीं पर दिखाई देंगे जहाँ पर मॉस्किटो होगा। फिर होगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हैं, आपके घर की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो आपके घर से निकलने वाला जो डिस्पोज है वो प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, या सैनिटेशन वगैरह की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ऐसे इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा और जल्दी जल्दी हमारी हेल्थ को भी करेगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है कैसी सराउंडिंग में अवेलेबल है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ना, अगर आपका जो एरिया है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो प्राइमरी केयर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इलनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर डिसेबिलिटी की ओर चली जाती है। तो ये एजेंट और होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीन फैक्टर मिल करके ही एपिडेमियोलॉजी क्रॉस करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट मिल करके ही किसी डिसीज़ को, किसी इलनेस या डिसेबिलिटी को पैदा कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सिलेबस का भी एक टॉपिक है, और साथ ही साथ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट के बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और इसी से डिटेल होगा, इसी का नेक्स्ट टॉपिक होगा एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस जो मेरा लाइव हुआ है उसका लिंक भी शेयर करूंगी। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ 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 जा करके चेकआउट करिए, और साथ ही साथ उन्हें देखिए, रीड करिए, और आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, या आपको कोई और टॉपिक जो कि आपको चाहिए हो या जानना हो, तो उसके लिए कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।